हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फास्ट ट्रैक रिवीजन इस महा रिवीजन सीरीज के अंदर। देखिए, एक देश को कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, डिस्कस करते हैं ये। देखिए, आज के समय ज़्यादातर देशों के पास अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, बट एक बात यहाँ नोट करने वाली बात है कि कोई भी देश जो कि लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक को फॉलो करता है, तो इसका मतलब एक गारंटी है कि उसके पास अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होगा। बट इसका जो उल्टा है, वाइस वर्सा है, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मान लो कोई कंट्री जिसके पास अपना खुद का संविधान है, तो वो डेमोक्रेटिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये नेसेसरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक हो, इट मे बी और मे नॉट बी। अगर देश डेमोक्रेटिक है तो गारंटी है कॉन्स्टिट्यूशन होगा, बट अगर देश के पास कॉन्स्टिट्यूशन है तो ये नेसेसरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक मे बी और मे नॉट बी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सी यूजेस है, इसको हम सर्व करते हैं सेवरल पर्पस के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ सेंट्रल आइडियाज़ है, कुछ सर्टन आइडियल्स है, उन आइडियल्स को फॉर्म किया आता है, यूज़ किया आता है एक कंट्री के बेसिस ऑफ काइंड बनाने के लिए, और उनको हर एक सिटीजन जो कि उस देश के अंदर रह रहे हैं उनको उसको मानना पड़ेगा मेरे यार। ये हमें फंडामेंटल नेचर ऑफ सोसाइटी का फंडामेंटल नेचर बताता है। एक कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, उनके अलग अलग बिलीव होंगे, ओपिनियन भी होंगे। तो इसका मतलब यह है कि वो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के मुद्दे पर एग्री कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। तो इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत से रूल्स और प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं, जिसमें क्या होगा, क्या सही है और क्या गलत है उससे पता चलेगा हमें। इससे क्या होगा, जो सभी पर्सन हैं देश के अंदर रहते हैं, वो उनको एक नज़रिया मिलेगा, एक वे मिलेगा कि वो डिस्टिंग्विश करेंगे ये चीज़ अच्छा है और ये चीज़ गलत है, यानी खराब है। तो एग्री उसके ऊपर वो कर सकेंगे, और जिसके बेसिस पर हम गवर्न कर सकेंगे। ठीक है, आ जाइए। तो कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए थे क्लास के अंदर, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट की बात की जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गवर्नमेंट की बात की जाती है, गवर्नमेंट से क्या पावर है, और कुछ सर्टन आइडियल्स की एग्रीमेंट की बात की जाती है, जिसमें कंट्री को शुड अपहोल्ड। हमारे इंडिया की बात की जा रही है, इंडिया के हमारे सरकार क्या करेगी, उसके कुछ पावर्स वो लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ सर्टन आइडियल्स के ऊपर एग्रीमेंट की भी बात की गई है, जिसको कंट्री को अपहोल्ड, कंट्री को पकड़ के रखना पड़ेगा मेरे यार। देखिए, नेपाल एक कंट्री है, हमारे इंडिया के बॉर्डर के नॉर्थ में है। पहले नेपाल में मोनार्की यानी राजा का शासन हुआ करता था मेरे यार। बट धीरे धीरे जो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था नेपाल के अंदर 1990s के अंदर, जहाँ पर ये लिख दिया, बट उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक चीज़ लिखी गई थी जो उन्हें लिखना नहीं चाहिए था, बट उन्होंने लिख दिया था। क्या लिखा था कि हमारे जो किंग है वो हमारे फाइनल अथॉरिटी में, बोले तो मोनार्की हमारा फाइनल अथॉरिटी होगा। तब लोगों ने सोचा कि इसको भाई चेंज करना चाहिए, तो इसलिए लोगों ने क्या किया, आंदोलन करना शुरू कर दिया, मूवमेंट करना शुरू कर दिया। जिससे क्या हुआ, बहुत सेवरल डिकेड्स की मूवमेंट, जिससे क्या हुआ, जो नेपाल है वो फाइनली डेमोक्रेटिक बन गया। जब वो डेमोक्रेटिक 2006 बना, तब क्या हुआ, 2006 के अंदर फाइनली जो किंग का पावर, जो मोनार्की था, वो पूरी तरीके से खत्म हो गया, और लोगों ने डिमांड करी कि हमें एक नया कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना चाहिए। और इसीलिए नेपाल ने उसकी लड़ाई शुरू कर दी कि हमें एक नया कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, हमें प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन बदलना नहीं, हमें पूरा नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखना पड़ेगा। देखिए, फुटबॉल गेम भी है जिसमें कुछ रूल्स लिखे आते हैं आड़ के, तो भाई ये तो गेम है, भाई देश के अंदर भी तो कुछ रूल्स इसी प्रकार से लिखने चाहिए और लाने चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन नया बनाना चाहिए, क्योंकि एक देश है मेरे यार। तो नेपाल ने नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, उस नए कॉन्स्टिट्यूशन को 2015 में अडॉप्ट कर दिया, जिससे क्या हुआ, जो नेपाल है वो डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। ठीक है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो पहला पर्पस यही था, हमने देख लिया। अभी सेकंड पर्पस देखते हैं मेरे यार। ये फोटो तो देख रही हो, फोटो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जिस असेंबली ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। देखिए, 1934 के अंदर जो आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कहा था कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। उन्होंने इस दौरान 1934 में डिमांड की थी कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, ठीक है। बट वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उन्होंने कहा, एक मांग करी कि हमें एक इंडिपेंडेंट, एक स्वतंत्र कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, जिसमें इंडियंस को ज़्यादा पावर मिले और ज़्यादा मोमेंटम मिले, और जिसको
उन्होंने एग्जीक्यूट किया और कन्वेड किया, इसी बात को कन्वेड किया गया और एग्जीक्यूट किया गया दिसंबर 1946 के अंदर। और दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 इसी बीच के अंदर यानी दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली था उसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बना के ड्राफ्ट में रख दिया था। और यहाँ आप देख सकते हो वो जो फोटो था, उस फोटो के अंदर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को देख सकते हो, जो कि एड्रेस कर रहे थे उन लोगों को जो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, जिस बहुत एक ग्रेट आइडियलिज्म के साथ, एक फ्रीडम स्ट्रगल के साथ, एक नेशनलिज्म के भाव के साथ। ये बहुत द ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम ये है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। ये है फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब इनको प्यार से कहा जाता था, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये इनको कहा जाता है। बहुत लोग आजकल कहते हैं ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम, हम क्रिकेट में कहते हैं विराट कोहली को GOAT गोट, यानी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। उसी प्रकार से अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगर आपको ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की हम बात करें तो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर हैं। तो बाबा साहेब जिनको हम प्यार से कहते हैं, तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली कमेटी की, ड्राफ्ट कमेटी के, जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया था उसके ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन भी थे मेरे यार। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अपना बहुत बड़ा योगदान दिखाया, जिन्होंने पार्टिसिपेशन ऑफ एसीज को डेवलप किया है, अनटचेबिलिटी जैसे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इन से प्रैक्टिस को अच्छे से अबोलिश किया है। इन्होंने एसीज, दलित और माइनॉरिटीज़ की इक्वलिटी की भावना को कहा कि इनको इक्वल हिस्सा मिलेगा हर किसी के साथ। इन्होंने कहा कि अगर आप, इन्होंने एक और चीज़ कहा था, देखिए आपके लिए मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो हर चीज़ लिख दिया है, बट जब भी ये जो रूल्स एग्जीक्यूट करने की बात है तो उन्हें एग्जीक्यूट करने वाला जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो एक अपर कास्ट ऑफिसर होगा, और जो कि कुछ भी कर सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि बट इस कॉन्स्टिट्यूशन के बाद एसीज को, दलित्स को, माइनॉरिटीज़ को और क्या करना चाहिए भाई, फियर तो नहीं करना चाहिए, बट एक चीज़ मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि भाई साहब जब एग्जीक्यूट करने वाली बात होगी तो भाई करने वाला तो यही होगा, अपर कास्ट ऑफिसर। बट इसलिए उन्होंने एक सजेशन उनको कहा था कि आप सभी लोग जो एसीज और दलित्स और माइनॉरिटी का, कि आप सभी लोग गवर्नमेंट और सिविल सर्विस को ज्वाइन करो। अब नेपाल की बात थोड़ी सी कंटिन्यू कर दें कि नेपाल में पहले क्या हुआ करता था। देखिए अगर आप किसी भी देश का, देखिए यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं सेकंड पर्पस पढ़ रहे हैं नेपाल के केस स्टडी से। देखिए अगर आप किसी देश का कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हो तो पता चल जाएगा वो कॉन्स्टिट्यूशन में किस प्रकार का पॉलिटिकल सिस्टम अप्लाई किया था, आपको पता चल जाएगा। जैसे कि नेपाल के अंदर पहले क्या हुआ करता था, लिखा गया था भाई किंग वाज एंड किंग हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमारा फाइनल अथॉरिटी है, तो इसीलिए पता चल गया वो कंट्री जो है मोनार्की को फॉलो कर रहा है। बट धीरे धीरे लोगों ने जब हड़ताल की तो उन्होंने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गाइडलाइंस को सेट करने के लिए और डिसीजन मेकिंग एरियाज के लिए। एक कंक्लूजन की बात करते हैं, देखिए हम डेमोक्रेसी के अंदर अपने क्या लीडर्स चूज करते हैं, अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, बट कई हम क्या करते हैं, हम उनको सत्ता देते हैं, उनको पावर देते हैं कि आप अपने हमारे बिहाफ पे काम करिए। बट कई बार क्या होता है वो अपने अथॉरिटी को, अपने पावर को मिसयूज करते हैं। तो ऐसा ना कर सके उनके लिए एक पनिशमेंट क्या है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उन सभी लोगों को जो अपने पावर को मिसयूज करते हैं इस डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर उनको सेफगार्ड्स प्रोवाइड किया आता है अगेंस्ट देम, अगर किसी ने मिसयूज किया है क्या ऑथर को। ये एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था क्लासरूम का एग्जांपल, जहां पर क्लास मॉनिटर अपने पावर को मिसयूज करता है कई बार। ठीक है, देखिए जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, ये एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है मेरे यार। इसमें भी कुछ लूप होल्स है या नहीं, बट ये जो है ये बेटर फॉर्म गवर्नमेंट है मोनार्की से और डिक्टेटरशिप से, बट बेस्ट नहीं है। ये बेटर है किससे, मोनार्की से और डिक्टेटरशिप से। अगर आप इनसे कंपेयर करोगे तो ये बढ़िया है, अगर सिंपली ये बेस्ट नहीं मान सकते क्योंकि इसमें भी कुछ लूप होल क्या है मेरे यार। देखिए लीडर्स जो है वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, यानी पब्लिक उनको चुनता है। कई बार ये अपने पावर और अथॉरिटी को मिसयूज करते हैं, इनके क्या होता है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनके खिलाफ सेफगार्ड प्रोवाइड करके इनको पनिशमेंट देता है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे लॉज हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स को दर्शाते हैं। अगर किसी का भी फंडामेंटल राइट्स हैम्पर हो रहा है तो वो कंप्लेन कर सकता है, और जिसके खिलाफ कंप्लेन किया, जिसके अगेंस्ट कंप्लेन आया है उसको पनिशमेंट मिलेगा मेरे यार।
डेमोक्रेसी के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति जो कम पावरफुल व्यक्ति हैं उनके खिलाफ डोमिनेंस ना दिखा सके। एक इक्वलिटी को मेंटेन करने के लिए भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसको इंश्योर करता है और इसमें लगा रहता है मेरे यार। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लार्जर प्रिंसिपल्स हैं जिनको सिटीजन को बिलीव करना चाहिए, यानी मानना चाहिए और उसको फॉलो भी करना चाहिए। देखिए जो डिक्टेटर होता है वो क्या करता है, डिक्टेटर क्या करता है, हर चीज़ को कंट्रोल करता है, जिससे क्या होता है उस देश में प्रोग्रेस तो आता है, ग्रोथ तो आता है, बट वो जो डिक्टेटर ये सभी चीज़ें जो प्रोग्रेस ग्रोथ करती है अपने प्रॉफिट के लिए कहते हैं, वो लोगों के लिए कुछ नहीं करता है। वो लोगों की बिल्कुल नहीं सोचता है, लोगों के ऊपर अत्याचार करता है जो डिक्टेटर होता है डिक्टेटरशिप के अंदर। और वहीं डेमोक्रेसी के अंदर लोगों की बात की जाती है, लोगों को प्रायोरिटी दी जाती है, जहाँ पर इकोनॉमिकल की बात की जाती है, लिबर्टी की बात की जाती है, जहाँ पर लोगों के साथ ग्रोथ की, रिसर्च की, प्रॉफिट की, डेवलपमेंट की, इन सभी की बातें की जाती है मेरे यार। देखिए इंडियन की कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ की फीचर्स है जिनको हमने टू पार्ट्स में, टू सब टॉपिक डिवाइड किया। एक तो इंट्रोडक्शन, दूसरा है वेरियस की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, यानी पहला सब टॉपिक। देखिए इंडिया में पहले क्या हुआ करता था, कॉलोनियल रूल बोले तो ब्रिटिश रूल होता था, जिसमें बहुत ऑपरेशनल रूल हुआ करता था। तो इन लोगों ने सोचा कि भारत को आज़ाद होना पड़ेगा, यानी फ्री होना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, अगर फ्री भारत हो गया, इंडिया फ्री हो गया, तो इससे क्या होगा, हमें अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जहां पर हम लिखेंगे कि हर एक व्यक्ति को हम इक्वली ट्रीट करेंगे और हर किसी को गवर्नमेंट को, हर किसी को पार्टिसिपेट करना अलाउ है, यानी हर किसी को गवर्नमेंट चुनना, सरकार बनाने में पार्टिसिपेट करना उसका हक है, उसका ये राइट्स है। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली था वो 1946 में उसको बनाया गया था, आईएनसी के डिमांड में उसको कहा गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कहा था, इंडिपेंडेंट की डिमांड की गई थी। और इसमें 300 मेंबर्स यानी 300 मेंबर्स थे जिन्होंने 1946 से लेकर 1949 के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और ये 3 साल के अंदर उन्होंने बनाया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया भाई साहब। तो दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 के बीच हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था। इस कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था बहुत सी चीज़ों को माइंड में रखते, जैसे कि इंडिया एक बहुत डाइवर्सिटी वाला कंट्री है, इसमें सेवरल ग्रुप्स हैं, सेवरल कमिटीज़ हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल है, तो उसी के बेसिस पर यहाँ पर लॉज लिखे गए हैं। देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक व्यक्ति को 3 प्रकार के जस्टिस मिलते हैं, सोशल जस्टिस मिलता है, इकोनॉमिकल जस्टिस मिलता है और पॉलिटिकल जस्टिस मिलता है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को स्ट्रेंथन और प्रमोट करता है मेरे यार। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो क्या करता है वो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, मजबूत होने के लिए क्या प्रमोट करता है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इस चीज को देखिए भाई साहब, इसको एक बार देख लीजिए। जो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था कि हमारा जो देश यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को स्ट्रेंथ और प्रमोट करने के लिए क्या बढ़ाता है, लिबर्टी को बढ़ाता है, प्रमोट करता है, यानी प्रोवाइड, और क्या प्रमोट करता है, लिबर्टी यानी फ्रीडम को प्रमोट करता है, इक्वलिटी को प्रमोट करता है, फैटर्निटी को प्रमोट करता है, ब्रदरहुड को प्रमोट करता है। फैटर्निटी का मतलब ब्रदरहुड होता है, लिबर्टी का मतलब आज़ादी होता है, फ्रीडम होता है। तो क्या प्रमोट करता है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फैटर्निटी, ये 3 चीज़ें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान प्रोवाइड करता है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को स्ट्रेंथ करने के लिए। किसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था भाई, 300 लोगों ने फ्रेम किया था जो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में थे। 3 तरह का जस्टिस क्या है, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। कॉन्स्टिट्यूशन क्यों करता, क्या प्रमोट करता है, यूनिटी इंटीग्रिटी को प्रमोट करने के लिए, लिबर्टी को, इक्वलिटी को और फैटर्निटी को प्रमोट करता है। लिबर्टी बोले तो फ्रीडम, फैटर्निटी बोले तो ब्रदरहुड। वेरियस की फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कितने कोई फीचर है, 5 की फीचर है। पहला क्या है, फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर, फंडामेंटल राइट्स एंड सेकुलरिज्म होता है, ये 5 है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, देखिए जो गवर्नमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये गारंटी करता है यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज फॉर ऑल पीपल्स। ये यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज क्या है, जहाँ पर जितने भी लोग 18+ हैं उनके पास ये अधिकार है कि वो सभी लोग इलेक्शन के अंदर अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकते हैं, उनके पास ये फ्रीडम है। वो यहाँ पर डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, वो इलेक्शन में फ्रीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जितने 18+ लोग हैं इनको ये राइट है। क्लियर है। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ पावर। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे किसी भी स्टेट को, यानी यहाँ पर स्टेट जो है इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। 3 ऑर्गन्स है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, क्या है, 3 ऑर्गन्स है, ये आपको समझ आया होगा
कि ये जो चीज़ें लिखी गई है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये गारंटी करता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज सभी रेजिडेंट्स के लिए जो कि 18+ है, जिनको इलेक्शन में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन मिलेगा और जिनके पास एक डायरेक्ट रोल प्ले है, जो कि अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर सकते हैं, उनको चुन सकते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है किसी भी स्टेट को चलाने के लिए, यानी इंडिया को चलाने के लिए हमारे पास 3 ऑर्गन्स है। ये 3 ऑर्गन्स क्या है? व्हाट आर द 3 ऑर्गन्स? पहला तो है, फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, सेकंड इज एग्जीक्यूटिव, थर्ड इज जुडिशियरी। इनको डिटेल समझ लेते हैं मेरे यार। लेजिस्लेचर क्या है? जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को हम इलेक्ट करते हैं, जो कि एमएलएज हो गए, एमपी, जिनको हम चुनते हैं इलेक्शन में, जो लड़ते हैं, जो इलेक्शन में लड़ते हैं, जिनको हम चुनते हैं अपने फेवरेट कैंडिडेट्स को, वो लेजिस्लेचर फॉर्म करते हैं। और लेजिस्लेचर इज द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द पार्ट। जो ऑर्गन में 3 ऑर्गन से पहला ऑर्गन है जो कि लॉ मेकिंग बॉडी होता है। नेक्स्ट इज द एग्जीक्यूटिव, जो लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं। भाई लॉ बनाया गया, लेजिस्लेचर के द्वारा एग्जीक्यूट करे एग्जीक्यूटिव। जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, जो सिविल सर्वेंट ऑफिसर्स हो गए, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स हो गए, पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हो गए, ये सभी लोग क्या है? एग्जीक्यूटिव्स। ये सभी लॉ को एग्जीक्यूट करेंगे। अब एग्जीक्यूट करने वाला मेंटेन भी तो कोई करना चाहिए, तो मेंटेन करता है जुडिशियरी। जुडिशियरी में क्या आते हैं? जो कोर्ट्स रिप्रेजेंट करता है जुडिशियरी। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए, हाई कोर्ट्स हो गए, सुप्रीम कोर्ट, ये सभी क्या है? जुडिशियरी के अंदर आते हैं। ये एक सिंपल सा उसी चीज को चार्ट है मेरे यहाँ। ठीक, देखिए हर एक ऑर्गन हर किसी के पावर को चेक करता है। इसने गलती की तो ये इसको चेक करेगा, इसने गलती की तो ये और ये मिलके चेक करेंगे, अगर इसने गलती तो ये दोनों मिलके इसको चेक। कोई भी अगर गलती करता है तो बाकी के दो उसको चेक करने के लिए है, जिससे एक बैलेंसिंग मेंटेन रहता है मेरे यार। यानी लेजिस्लेचर बराबर एग्जीक्यूटिव बराबर जुडिशियरी, जिससे एक बैलेंसिंग मेंटेन रहता है उनके बीच में, यानी कोई किसी से बड़ा नहीं, सभी इक्वल है। 3 ऑर्गन्स क्या है भारत के सरकार के अंदर? इंडियन गवर्नमेंट का क्या 3 ऑर्गन्स है? लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट करता है, जुडिशियरी मेंटेन करता है लॉ को। फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हर एक सिटीजन को प्रोटेक्ट करने हैं। इसलिए जो फंडामेंटल राइट्स ऐसे राइट्स हैं जो कि हर एक सिटीजन को प्रोटेक्ट करता है। किसके खिलाफ? जो आर्बिट्ररी पावर है, जो एब्सोल्यूट पावर है स्टेट का, उस स्टेट के अगेंस्ट सिटीजन को प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स स्टेट से। कई बार अगर स्टेट समझ ले भाई आपको प्रैक्टिस करने नहीं दे रहा, आपको एजुकेशन नहीं दे रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? आप कह सकते हो हमारा फंडामेंटल राइट्स हैम्पर हो रहा है। जो राइट्स किसी भी इंडिविजुअल को दिए जाते हैं स्टेट के एब्सोल्यूट पावर के लिए, या फिर किसी इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल हो या फिर कोई स्टेट हो जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स को हैम्पर कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स को हैम्पर कर, तो उसके खिलाफ आप क्या कर सकते हो? कंप्लेन कर सकते हो। कहाँ पर? कोर्ट्स के अंदर। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये हर एक सिटीजन को, हर एक इंडिविजुअल को दिया जाता है स्टेट के खिलाफ आवाज उठाने के लिए या फिर किसी इंडिविजुअल के खिलाफ। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ये गारंटी करता है कि जो मेजोरिटी वाले हैं या फिर जो माइनॉरिटी हैं उनके राइट्स, मेजोरिटी कभी, कई बार क्या होता है जो मेजोरिटी हम अपने आप को डोमिनेंस समझ लेते हैं और माइनॉरिटी को रोप चढ़ाते हैं, बट उसी चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि माइनॉरिटी के भी राइट्स हैम्पर ना हो, माइनॉरिटीज़ का भी राइट्स सुरक्षित रहे और वो भी सेफ रहे। ये कुछ फंडामेंटल राइट्स है जो कि आगे के पार्ट्स में देख लेंगे, यानी इसी वीडियो के अंदर देख लेंगे। ये कौन से राइट्स है जो कि फंडामेंटल कोर्ट्स एंफोर्स करता है हर एक सिटीजन को? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे सर्टन ड्यूटीज लिखे गए जो कि हर एक सिटीजन को मानना चाहिए नेशन बिल्डिंग के लिए, उसको हम कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं। देखिए यार कॉन्स्टिट्यूशन क्या? कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें कुछ रूल्स लिखे गए हैं, प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं, रेगुलेशंस लिखे गए हैं, जिनको फॉलो करना पड़ेगा उन लोगों को जो कि उस सोसाइटी में रह रहे हैं। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। ये आपका प्रियम्बल है जहां पर कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, लिबर्टी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फैटर्निटी, इनकी वर्ड्स की मीनिंग हम समझ लेते हैं। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने हमारे अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन के विजन दिया था 26 नवंबर 1949 को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था। तो सोवरेन का मतलब क्या है कि यहाँ पर स्टेट को हम कंट्री क्यों समझते हैं वो पहले समझ लेते हैं मेरे यार। कहाँ गया? देखिए हम हर बार स्टेट वर्ड को यूज क्यों करते हैं, कंट्री को यूज? देखिए स्टेट वर्ड जो होता है वो एक, देखिए पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम स्टेट ज्यादातर यूज करें, जैसे कि इंडिया को रिप्रेजेंट करने हम हमारे पास स्टेट कहते हैं, बट हम कहते हैं ना इंडिया तो एक कंट्री है भाई, हम स्टेट वर्ड क्यों यूज करते हैं? इसलिए यूज करते हैं कि जो कंट्री वर्ड है वो कंट्री साइड को रिप्रेजेंट करता है, यानी गाँव को, कंट्री साइड बोले तो विलेज को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम स्टेट वर्ड को यूज करते हैं जो कि ज्यादा प्रिसाइज और लेस एम्बिगिनस होता है मेरे यार।
यानी इसकी सोवरेनिटी इसके पास होती है, और एक टेरिटोरी को डिफाइन करता है, ग्रुप ऑफ पीपल को डिफाइन करता है, और जो कंट्री वाला पार्ट है वो कंट्री साइड को रिप्रेजेंट करता है, यानी विलेज को रिप्रेजेंट, हमें एक इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। इंडिया के इसलिए हम स्टेट वर्ड को ज़्यादातर यूज़ करते हैं। आइए उन वर्ड्स की मीनिंग समझ लेते हैं। देखिए सोवरेन का मतलब क्या होता है, वैसा एक स्टेट, यहाँ पर जो स्टेट वर्ड कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमारा भारत है, भारत एक सोवरेन देश है, क्योंकि भारत के पास अपना खुद की इंडिपेंडेंट अथॉरिटी भी है और एक पावर भी है। जिसकी देश के पास अपना एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी और पावर हो उसको हम कहेंगे सोवरेन। किसी भी स्टेट, सोशलिस्ट क्या होता है, कोई भी देश, यहाँ पर जो स्टेट लिखा है वो कंट्री को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, बट स्टेट वर्ड हम क्यों यूज कर रहे हैं, रीजन बता दिया। स्टेट वर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है सिटीजन की तरफ। जो सोशलिस्ट देश होते हैं वो अपने सिटीजन की तरफ रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उनके वेलफेयर के लिए, डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए, नेशनलिज्म के भाव के लिए, प्रोडक्शन को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, और जस्टिस फॉर ऑल को नारा लगाने के लिए। ये होता है एक सोशलिस्ट समाज। अब सेकुलर क्या है भाई, सेकुलर देश एक ऐसा देश है जहाँ पर किसी वन रिलीजन को, जहाँ पर किसी भी देश के अंदर किसी वन रिलीजन को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, यानी कोई भी अपने रिलीजियन बिलीव्स के कारण किसी को पनिशमेंट नहीं दिया जाता। आप जो भी धर्म को फॉलो करते हो उसको फ्रीडम के भाव, आज़ादी के साथ उसको आप फॉलो कर सकते हो, ये आपका हक है। डेमोक्रेटिक यानी एक ऐसा फॉर्म ऑफ देश जहां पर लोगों को ये अलाउ किया जाता है कि अपने आप को अपने फेवरेट कैंडिडेट्स रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हो, या आपके पास एक मौका है, आपके पास जिसको चुनना है, आपको जो भी फेवरेट आपका कैंडिडेट से रिप्रेजेंटेटिव उसको चुन सकते हो, आप अपने रूलर्स को, मन चाहे रूलर को चुन सकते हो, और जो कि अकाउंटेबल भी होने चाहिए। ये डेमोक्रेटिक इंश्योर करता है। रिपब्लिक क्या है, रिपब्लिक ऐसा देश है जहां जिस देश के जो हेड होंगे वो उस देश के इलेक्टेड लोग होंगे, यानी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो कैसे बने, हमारे हमसे ही बने, हम लोगों ने वोट किया तभी तो वो बने, अगर नहीं बनते। यानी कोई भी देश रिपब्लिक होता है जब उसके जो हेड ऑफ द वो स्टेट है, ये स्टेट वर्ड कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, जो भी वो हेड ऑफ द स्टेट है उनको इलेक्ट किया गया है उस देश के लोगों के लिए। इसलिए हम इंडिया को रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहते हैं, क्योंकि इंडिया के जो हेड है वो इंडियन ही है और उनको इंडियन लोगों ने इलेक्ट किया है। जस्टिस का मतलब क्या है, जस्टिस क्या होता है, सभी लोगों को वो देना जो वो डिजर्व करती है, जस्टिस होता है। जस्टिस हमें 3 प्रकार से मिलता है, सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली। देखिए लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, लोगों को फ्रीडम, हर किसी के पास फ्रीडम है, हर एक लोगों के पास अपना खुद का फ्रीडम है अपने ज़िंदगी को जीने के लिए, अपने पॉलिटिकल व्यूज़ रखने के लिए और अपने सोसाइटी में बिहेवियर रखने के लिए। नेक्स्ट इक्वलिटी, यानी हर किसी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल स्टेटस है। फैटर्निटी यानी लोगों के इस देश के अंदर, इस ज़मीन के अंदर हर किसी के ऊपर ब्रदरहुड की भावना को जनरेट करना और लाना, यानी भाईचारा को प्रमोट करना ही फैटर्निटी होता है। क्लियर है। प्रियम्बल क्या है, देखिए प्रियम्बल इंडिया का संविधान जिससे शुरुआत होता है एक इंट्रोडक्शन से, वो हमारा प्रियम्बल होता है, जिसका फोटो मैंने अभी आपको दिखाया। सोशलिज्म इंडिया क्या है, देखिए सोशलिस्ट वर्ड को हमारे प्रियम्बल के अंदर 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 में ऐड किया गया था इमरजेंसी के अंदर, और ये हमारे सोशल और इकोनॉमिकल इक्वलिटी को दर्शाता है। और सोशल इक्वलिटी का मतलब है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है कास्ट, कलर, क्रीड और सेक्स, रिलीजन और लैंग्वेज के बेसिस पर। किस प्रकार से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सोशलिज्म के भाव को अपहोल्ड किया, देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सोचता है अपहोल्ड इस प्रकार से किया है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन वो हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है और कंट्री के रिसोर्सेज को हर किसी के पास इक्वली यूज़ करने का भी चांस होता है, जिससे क्या होता है जो रिच और पुअर के बीच में जो गैप है वो रिड्यूस हो जाता है। देखिए हाउ आर द आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिवन इफेक्ट, किस प्रकार से जो आइडियल्स है कॉन्स्टिट्यूशन वो गिवन इफेक्ट हुए हैं। देखिए जो आइडियल्स है वो इस प्रकार से हैं, ये जो आइडियल्स लिखे गए ये हमारे विजन्स किसके हैं, हमारे फाउंडिंग फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं। और एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इसलिए है जिसमें कि हमारे गोल्स लिखे गए नेशन से पहले, और ऐसे कुछ यहाँ पर गाइड्स लिखे गए जो पॉलिसी मेकर्स को गाइड कर सके, ऐसे कुछ चीज़ें लिखी गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। वेरियस की फीचर के अंदर हम ये 3 डिस्कस कर ले, फेडरलिज्म को डिस्कस करते हैं, सेकुलरिज्म को डिस्कस करते हैं। फेडरलिज्म की देखिए ये क्या है, फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है। फेडरलिज्म क्या है, एक ऐसा देश जहाँ पर एक लेवल से ज़्यादा गवर्नमेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स एग्जिस्ट करें, जैसे कि इंडिया के अंदर 3 लेवल्स हैं, स्टेट लेवल, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पंचायती राज, 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट प्रेजेंट, इसलिए इंडिया फेडरलिज्म को प्रमोट करता है। और हर एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पंचायती राज गवर्नमेंट के पावर को डिफाइन किया गया है।
सेकुलरिज्म एक ऐसा सेकुलर स्टेट बोले तो जहां पर किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी क्या है? ये इंश्योर करता है कि जो सोशल और इकोनॉमिकल रिफॉर्म बने रही, और ये गाइड करता है इंडियन स्टेट को जो कि लॉ बना सके और पॉलिसीज बना सके। ये इंश्योर करता है सोशल रिफॉर्म्स एंड इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स, डायरेक्टिव ऑफ द सोसाइटी, प्रिंसिपल ऑफ द सोशल पॉलिसी। ये गाइड करता है इंडियन स्टेट को लॉ और पॉलिसी बनाने के लिए, क्यों है? पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए। क्या है भाई? ये इंश्योर जो फ्रेमर्स थे हमारे, जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया है, जिन्होंने फ्यूचर गवर्नमेंट्स के लिए कुछ गाइडलाइंस दिखाई, जिससे कुछ ग्रेजुअल ट्रांजिशन होगा आइडियल्स के लॉज के अंदर, और जिसको हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, जो कि सोशल और इकोनॉमिकल रिफॉर्म लाएगा, और इससे क्या होगा? जो पॉवर्टी घटेगा। फंडामेंटल राइट्स को स्टार्ट करते हैं मेरे यार। राइट टू इक्वलिटी क्या है? हर एक पर्सन लॉ के सामने इक्वल है, हर किसी को लॉ इक्वल प्रोटेक्ट कर रहा है, और हर किसी, कोई भी सिटीजन डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है, रिलीजन, कास्ट और सेक्स, किसी के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा इनके बेसिस पर। राइट टू फ्रीडम, हर किसी के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हर किसी के पास बोलने का अधिकार है, एक्सप्रेशन लेने का अधिकार है। हाँ, आप कहीं पर भी अपने आप को आप एसोसिएशन बना सकते हो, बट वो एसोसिएशन लॉफुल होने चाहिए, वो एसोसिएशन किसी पर्पज़ के लिए होना चाहिए। नहीं कि आप एसोसिएशन बना रहे हो किसी का मर्डर करने के लिए, नहीं। आप योगा को प्रमोट करने एसोसिएशन बना सकते हो, आप एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए एसोसिएशन बना सकते हो, उसके लिए आप फ्री हो। आप जहाँ चाहो इस टेरिटरी के अंदर वहाँ इजीली मूव कर सकते हो। आप जैसा प्रोफेशन चाहो, आप जैसी ऑक्यूपेशन चाहो, जो बिजनेस चाहो वो आप कर सकते हो। आपको ऐसे एसोसिएशन बनाने का अधिकार है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रमोट किया जाता है। ये नहीं कि भाई आप कुछ इलीगल कर रहे हो एसोसिएशन बना के, वैसा होगा तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, वो भी सीवियर वाला। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स करता है ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर। अगर कोई बच्चा जो कि 14 साल से नीचे है उसको वह काम करा रहा है तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविड्स है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको कहा ये गैर कानूनी है मेरे यहाँ। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या है? हर एक सिटीजन को राइट है अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने के लिए, प्रोफेस करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट करता है कि हर किसी जो भी माइनॉरिटीज़ है, रिलीजियस है और लिंग्विस्टिक, ये अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर सकते हैं उनको प्रिजर्व, अपने खुद के कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ क्या है? देखिए, ये सिटीजन को अलाउ करता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायोलेटेड हो रहे हैं कि स्टेट के द्वारा या फिर किसी इंडिविजुअल के द्वारा, तो आप इजीली कोर्ट जा सकते हो, इजीली कोर्ट में मूव कर सकते हो। ये हमारा प्रीएम्बल है मेरे यार। ये जो वर्ड्स लिखे गए हैं, विद द पीपल ऑफ इंडिया डू हियर बाय अडॉप्ट एनैक्ट एंड गिव, इसका मतलब क्या है? देखिए, ये दर्शाता है कि जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग हैं उसकी जो ऑथोरिटी है वो उसे दिया गया है जो पीपल के रिप्रेजेंटेटिव्स को। देखिए, सोवरेन मतलब वो देश होता है जो कि अपने, उसके पास अपनी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी और पावर होता है। हमारे सोवरेन का मतलब, सोवरेन मतलब जिस भी देश का अपने खुद का इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है और इंडिपेंडेंट पावर है। फेडरलिज्म, एक से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करें, जैसे कि इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पंचायती राज गवर्नमेंट है। तो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या है? जहाँ पर एक से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म करे, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और पंचायती राज गवर्नमेंट, जिनके अपने अपने खुद के पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड किए गए हैं। लास्ट पार्ट में आ चुके हैं मेरे यार। देखिए, हमारा जो देश है उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन क्यों होना चाहिए? कुछ रीजंस लिखे। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होता है, वो बताता है हर एक सिटीजन्स को कि उनको किस प्रकार की सोसाइटी में चाहिए, व्हाट द काइंड ऑफ सोसाइटी दे लिव इन, वो किस सोसाइटी में रहते हैं, किस समाज में रहते हैं, और उनके सोसाइटी क्या वैल्यूज़ अपहोल्ड करते हैं, उनका समाज क्या अपहोल्ड करता है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उन नागरिकों को बताता है। ये सिटीजन्स को, नागरिकों को बताता है कि किस प्रकार का सरकार हमारे पास है। ये डिफाइन करता है कि सरकार के पास कितनी पावर है, कितना अथॉरिटी है। कॉन्स्टिट्यूशन हर एक सिटीजन को ये राइट भी देता है कि अगर कोई लॉ को ब्रेक करता है या फिर किसी अदर सिटीजन को एक्सप्लॉइट करता है या फिर किसी के द्वारा एक्सप्लॉइट होता है तो उसको भाई पनिशमेंट भी मिलेगा। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है। फ्रैटर्निटी का मतलब क्या है? ब्रदरहुड। फ्रैटर्निटी को क्यों प्रमोट करता है इंडिया का? देखिए, इंडिया के अंदर फ्रैटर्निटी को प्रमोट किया जाता है यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ नेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, लोग एक हारमोनी में रह सके, एक अच्छे नेशन में रह सके, एक नेशन बिल्डिंग में लोग प्रमोट कर सकें, लोग एक नेशन बिल्डिंग में प्रमोट कर सके, एक डेवलपमेंट ऑफ ब्रदरहुड को जनरेट कर सके।
देखिए लेजिस्लेचर इज इक्वल टू एग्जीक्यूटिव इज इक्वल टू जुडिशरी, इसने गलत किया ये चेक करें, इसने गलत किया ये और ये चेक करें, इसने गलत किया तो ये और ये चेक करें, यानी एक बैलेंस ऑफ पावर है, एक सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, ये इसको चेक करे ये इसको बैलेंस करे मेरे यार। देखिए इंडिया के अंदर जो 3 ऑर्गन है लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, इनके पास एक पावर है बैलेंस ऑफ पावर है, इसको जस्टिफाई करिए ये नेसेसरी क्यों है, बैलेंस ऑफ पावर ज़रूरी क्यों है। देखिए हमारा जो पावर डिफरेंट ऑर्गन में क्लासीफाई किया गया है, जैसे कि लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इसको हम कहते हैं तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, क्योंकि ये दर्शाता है जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं हमारे गवर्नमेंट के अंदर वो सेम लेवल, उनके पास सेम लेवल में है, यानी लेजिस्लेचर बराबर एग्जीक्यूटिव बराबर जुडिशरी है, बट इनके जो काम है इनके काम डिफरेंट है बट इनके लेवल सेम है। और ये सभी ऑर्गन्स एक दूसरे को चेक कर दिए, इसको चेक करेगा ये इसको चेक करेगा, ये इसको चेक करेगा इसको चेक करेगा, इसको ये इसको, हर किसी अपने आप को चेक करने वाले हैं, इसलिए एक बैलेंस ऑफ पावर है। और इसलिए कहा था सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, ये नेसेसरी इसलिए है क्योंकि इससे क्या होगा, अगर किसी ने अपने पावर को अथॉरिटी को मिसयूज़ किया तो अदर ऑर्गन वो चेक करेगा कि कोई अनलिमिटेड पावर इंश्योर ना कर ले, यानी इन तीनों के पावर लिमिटेड है मेरे यार। तो ये था पूरा आपका द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है मेरे यार। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और कल एग्जाम है 4 के ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।